Hello, dear students. Today we will continue the spectroscopy and its application, in which we will completed the UV spectroscopy. Now, today we will start new spectroscopy that is called IR spectroscopy, infrared spectroscopy, vibrational spectroscopy. ओके, आगे चले अपना पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा कि हम देखना चाह रहे हैं कि नाम से पता चल रहा है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में उस मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन होंगे, उस बॉन्ड्स के रिलेटेड वाइब्रेशन होते हैं। हमें ध्यान रखें, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या इस प्रकार कंपाउंड जो बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड कभी भी एक बार रिजिड नहीं होता। रिजिड का मतलब समझते हो? ठोस, सॉलिड, लकड़ी की जैसे सॉलिड इस प्रकार से नहीं है। वो क्या करता रहता है, उसके अंदर मूवमेंट, वाइब्रेशंस और इस प्रकार से स्प्रिंग जिस प्रकार से करती है आपका अप एंड डाउन, स्प्रिंग में कंप्रेस होता है और स्प्रिंग में इस प्रकार से छोड़ते वापस चला जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर इलास्टिसिटी इस प्रकार से पाई जाती है इसके अंदर आपके जो कंपाउंड्स है उसको बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से थोड़ी सी एनर्जी हम देते हैं रोटेशन के बाद में, तो हमें क्या होता है, उसके उस मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन तो हो ही रहा है, देयर इज मॉलिक्यूल्स will rotate but together with vibration, उसके अंदर वाइब्रेशन भी हो रहा है साथ साथ में। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स जो कि क्या होते हैं, आईआर शो करेंगे, आईआर शो नहीं करेंगे, आईआर एक्टिव होंगे, आईआर इनएक्टिव होंगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस प्रकार का डाइपोल मूवमेंट क्या हो, जीरो हो, या फिर उनके बॉन्ड के बीच में किसी प्रकार का चार्ज सेपरेशन नहीं हो सकता है ड्यू टू द सिमिलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू there is no zero difference between the electronegativity. So for example, Cl, Cl, O2 and N2, H2, these are IR inactive. Okay, but in case of CO है, HCl है, C double bond C है, और in which the adjacent atoms or groups have electronegative difference, have dipole moments और there is charge separations, ठीक है ना, उसमें चार्ज सेपरेशन भी हो रहा है। तो ये सारे क्या है, आईआर एक्टिव होंगे जिनमें कि इस प्रकार का इलेक्ट्रॉन डिफरेंस पाया जाता हो, चार्ज सेपरेशन पाया जाता हो, और CO, CCl और इस प्रकार से जो है HCl है, CO है, और इस प्रकार दूसरे ग्रुप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में की इलेक्ट्रॉन डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, वो सारे आईआर एक्टिव होंगे। ओके, ये सारे समझ में आ गए। तो आईआर एक्टिव होंगे, आईआर इनएक्टिव होंगे। अब कौन से जो कंपाउंड्स या ग्रुप्स हैं जो है आपको आईआर एक्टिव इनएक्टिव के बारे में बताएंगे। तो ऐसा क्या चीज होती है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्या ट्रांजिशन होता है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, किस प्रकार से एनर्जी स्टेट्स होती है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो आगे हम बात करते हैं, ठीक है। बात करें तो वाइब्रेशन इस प्रकार से देखो, ये देखिए, तो ये मॉलिक्यूल को हम इस प्रकार से करें तो वो क्या करता है, एक पेंडुलम, एक हार्मोनिक मोशन की जैसे इस प्रकार कंटिन्यू हार्मोनिक मोशन होना है, इस प्रकार से मॉलिक्यूल भी जो है कंटिन्यूअस हार्मोनिक मोशंस करता रहता है। तो वो उसको उसकी एनर्जी जो है वो हम बाहर से ज्यादा दे रहे हैं, तो एक बार एनर्जी ज्यादा देंगे तो थोड़ा सा आप किसी स्प्रिंग को रिप्रेस करते हो, कंप्रेस करते हो, तो जैसे ही छोड़ते हो तो क्या होता है, एकदम से वो आउटसाइड जाता है ना, बाहर जाता है ना। पहले की तुलना में जो उसकी जो स्ट्रेंथ थी और लेंथ थी वो क्या होती है, लेंथ पहले की तुलना इलोवेटेड हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हो पकड़ के दो और तेजी से, तो जैसे छोड़ते हो वापस अपने को सामान्य स्थिति में आने की कोशिश करता है। तो क्या बोलते हैं इसको, आपके वाइब्रेशन चलते हैं। इस प्रकार से मॉलिक्यूल भी या किसी प्रकार का बॉन्ड जो है किसी में पाया था वो भी क्या करता है, वाइब्रेट करता है। ओके, ऐसा में तो इस प्रकार से कोई आपका HCl है मान लीजिए, या फिर Cl को यहाँ करके HCl इस प्रकार से है, तो थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ, आपके बाहर से एनर्जी देता हूँ, तो इसको थोड़ा पकड़ खींचते हैं, Cl कांस्टेंट मान रखा हो एक मॉलिक्यूल को, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और फिर जैसे आपने इसको छोड़ दिया है, और छोड़ते क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में वो नजदीक आ जाएगा। फिर और ज्यादा खींचे इसको, अगले केस के अंदर और ज्यादा अगर खींचते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। फिर इसके बाद में Cl कांस्टेंट है, फिर और नजदीक आ जाएगा, तो और ज्यादा खींचे, तो इस प्रकार से ये मिलता है। तो देखते हैं हम, तो जहां एटम्स आपको जुड़ने को मिल रहे हैं, वहां इसको हम बनाए हैं,
इस प्रकार से क्या मिलता है, एक आपका कर्व मिलता है। इस कर्व मिलता है इफ एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी के रेस्पेक्ट के अंदर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, एनर्जी के रेस्पेक्ट के अंदर इसकी बॉन्ड, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है बीच में, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस या इक्विवेलेंट लेंथ, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे इक्विवेलेंट बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। आर इक्वल देखते हैं इज द बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ है, ये जो है हमारी वो यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन हमने क्या किया, उसको एनर्जी देते जा रहे हैं, तो उसके स्ट्रेंथ जो है सीएल कांस्टेंट है, वो बढ़ता जा रहा है, और फिर इसके बाद वहां पे छोड़ रहे हैं तो वापस से कम हो रहा है, फिर आपस एनर्जी तो फिर बढ़ रहा है, फिर छोड़ रहे हैं फिर बढ़ रहा है, इस प्रकार से ये आगे तक चलता जा रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से कर्व मिलता है। इस कर्व बोलते हैं हम क्या, मोर्से, क्या बोलते हैं, MORSE, मोर्स कर्व, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, बताइए। मोर्स कर्व। हाँ, जहां तक समझ में आ गया। ये एक Yes, sir. आपने HCl में Cl को कांस्टेंट कर रहे हैं, H के हम क्या कर रहे हैं, तो एनर्जी दे रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, मान लीजिए स्प्रिंग की जैसे, और वो आप खींच रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, फिर एक्सटेंशन कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, एक्सटेंशन कर रहे हो, तो क्या होगा, एक वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा ना इस प्रकार से। और थोड़ा ज्यादा खींचा तो इस प्रकार से हमें क्या मिलता है, इलोवेटेड और शॉर्टर, इलोवेटेड और शॉर्टर, इस प्रकार से दो चीजें हमें देखने को मिलती है। और एक हमारा इस प्रकार से कर्व बनता है, और इस कर्व के अंदर हम देखते हैं कि जहाँ पे इस प्रकार से एक मॉलिक्यूल ये चलता जा रहा है आगे की आगे, और यहाँ पे कंप्रेस होते हुए अंदर, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं क्या, एनर्जी कर्व फॉर द वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर द वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है। आगे चले, आगे चले। Yes, sir. ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस चीज को देख रहे हैं, और यहाँ तक हमें समझ में आ गया है। अब देखते हैं कि वाइब्रेशन जो कर्व है, उस कर्व से रिलेटेड जो श्रोडिंगर था, मैं बिल्कुल शॉर्ट में, थोड़ा सा शॉर्ट और थोड़ा अपन जल्दी चलेंगे क्योंकि अपन को एप्लीकेशन पार्ट में चलना है ना। तो इस प्रकार से श्रोडिंगर ने क्या किया, इससे रिलेटेड वाइब्रेशन जो है आपने देखा, इससे एनर्जी जो डेवलप हुई, उससे रिलेटेड इन्होंने एनर्जी क्या होगी, वाइब्रेशन एनर्जी, उस वाइब्रेशन एनर्जी को वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के रेस्पेक्ट के अंदर एक फॉर्मूला डेवलप किया, जिससे कि जो एनर्जी कर्व आपको देखने को मिला, इसके बीच जो एनर्जी गैप देखने को मिल रहे हैं, उस एनर्जी गैप से रिलेटेड वाइब्रेशनल एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अपन, वो इसको समझने की कोशिश करना। और हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन वी विल डेवलप द वाइब्रेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो वाइब्रेशन एनर्जी स्टेट गिवन बाय श्रोडिंगर इक्वेशन। फिर फॉर एग्जांपल E is equal to, क्या E बड़ा है और अपन इसको जिस चीज को देख रहे हैं, E is equal to म्यू प्लस हाफ या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और H is equal to ओमेगा OSC, where is the mu is equal to, mu is equal to is the vibrational quantum number, क्या होगा भाई, is the vibrational या vibration quantum number, इस वैल्यू से बात होती है 0 1 2 3 और so, ठीक है ना। दिस इज द वाइब्रेशन क्वांटम वेयर h इज इक्वल टू, h क्या है भाई, बताएं मुझे, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। जोर से बोलो, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट, अब आई ना, प्लांक कांस्टेंट है ना। चलो कोई नहीं। तो इस प्रकार से आपको मिला वेव ऑसिलेशन। ये क्या है, एक ऑसिलेशन है, वेव ऑसिलेशन या वेव फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं इसको, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं इसको, और वेव ऑसिलेशन आल्सो कॉल्ड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अगर उधर चलेंगे ज्यादा अपन, उधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये क्या है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। ये फॉर्मूला किसने दिया, बताइए, श्रोडिंगर
इक्वेशन से आया निकला सोडियम है, जर्नल। और वो जो है क्वांटम मैकेनिज्म हम देखते हैं उसको अपन डायरेक्ट यहाँ लेके चल रहे हैं इसको। अब इसको क्या करेंगे, जूल में आता है, इस जूल में, और इस जूल को अपन शुरुआत कर रहे हैं क्या, एनर्जी को हम जानते हैं H इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। तो अगर इसको हम क्वांटम नंबर के रूप में लेना चाहें, द एनर्जी कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम नंबर, तो वी नो अबाउट दैट 1 upon lambda is equal to quantum, sorry क्या बोलते हैं इसको, वेव नंबर, there is the wave number वेव नंबर, तो वेव नंबर is equal to mu bar E upon hc, ठीक है, hc आ जाएगा यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी या जो ये आएगा। क्या बोलते हैं इसको, आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी को अगर हम लाइट के फॉर्म में देखें तो v इसकी जगह क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, लाइट के फॉर्म में देखें तो लाइट के फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे c आ जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में e की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, तो ये 1 upon lambda इक्वल टू क्या होता है बताइए, अब आ गया ये, पहले कैपिटल E था, अब इस प्रकार से E को मैंने v के रूप में रख दिया, v इक्वल टू यहाँ पे क्या बन गया, ये वेव नंबर, तो वेव नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू, ये म्यू है इधर रखना, क्या बोलते हैं इसको, न्यू, ठीक है, म्यू। हाँ न्यू, इसके बाद ये h ऑसिलेशन अपॉन क्या रखोगे, hc, तो h से h कैंसिल, और ये क्या है, ओमेगा ऑसिलेशन या वेव ऑसिलेशन जो है अपॉन c को हम इसको हम रखेंगे, देयर इज द ओमेगा ऑसिलेशन अपॉन c इज इक्वल टू ओमेगा ऑसिलेशन बार के रूप में, ठीक है ना, तो ओमेगा ऑसिलेशन बार के रूप में कहा जाएगा, तो ये कब, ये किसको कहेगा, ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, तो इस प्रकार से वेव नंबर के फॉर्म में इसकी एनर्जी क्या आ गई, इसकी एनर्जी वेव नंबर के फॉर्म में इसकी एनर्जी जो है वो मिलेगी आपको, देखिए क्या, देखिए समझ में आ रहा है, थोड़ा देखेंगे अपन इसको, फिर इसके बाद में इसके एप्लीकेशन, इसके जो पार्ट है मेन जो है वो चीज के बारे में देखते हैं। आईआर को आपको ढंग से समझना है कि आईआर बहुत इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इस प्रकार से इज इक्वल टू म्यू प्लस हाफ, और अब क्या लिखोगे, ओमेगा ऑसिलेशन बार, ये क्या कहलाएगा, ये किस फॉर्म में होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर इनवर्स, वेरी वो आ जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, पहले क्या थी, जूल थी, अब जूल से ही सेंटीमीटर इनवर्स में चलेगा, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन, सेकंड नंबर पे चलते हैं अपन, सेकंड ऑप्शन में चल रहे हैं ट्रांजिशंस, अपना काम क्या है कि स्पेक्ट्रा निकालना, स्पेक्ट्रा कैसे निकलेगा, तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी के ऊपर वाइब्रेशन में जो ट्रांजिशन होंगे, तो वो वाइब्रेशंस लो से हाई में जाएंगे, तो वो लो से हाई में जाएंगे तो उस लो की एनर्जी क्या होगी और हाई की एनर्जी क्या होगी, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, उसे बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन एनर्जी, क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एनर्जी, ट्रांजिशन एनर्जी क्या होती है, डेल दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना, और डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा कि एक आप क्वांटम नंबर म्यू 0 से कहां गए, क्वांटम नंबर 1 में इक्वल टू 1 में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो 0 से 1 में जा रहे हो, तो 0 से 1 में जाओगे तो एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, हाई टू, बताइए भैया, हाई टू लो होता है, ठीक है ना, लो, इस प्रकार से हाई टू लो के रूप में अपन एनर्जी डिफरेंस देखते हैं, तो ये इसके अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला क्या था, सॉरी वेव नंबर फॉर्म में क्या था, म्यू हाफ और ओमेगा बार, अब इसकी वैल्यू आप रखिए, पहले 0 रखिए और फिर 1 रखिए, ठीक है ना, तो 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा आपको बताइए, 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, E2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 3/2 ओमेगा ऑसिलेशन, ओमेगा बार ऑसिलेशन, और माइनस क्या मिलेगा, 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, हाँ वेरी गुड, ये आ गया, ठीक है ना, तो ये आ गया एनर्जी डिफरेंस फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन, फॉर
फर्स्ट ट्रांजिशन। इसी प्रकार से आप लोग अपने कॉपी में निकालिए सेकंड न्यू 1 से 2 में क्या होगा 1 to न्यू 2 में जाएगा न्यू इसे बोलते हैं न्यू एंड यू ठीक है ना तो न्यू में जाइए तो 1 to 2 में जाओगे क्या मिलेगा निकाल कर देखो कॉपी में जब तक मैं बनाता हूँ इसके एनर्जी डायग्राम 5/2 and हाँ बनाइए 3/2 निकालिए समझ जाइए उसके बाद अपन ओमेगा बार ऑसिलेशन एनर्जी डायग्राम एनर्जी सॉरी थोड़ा सा बना लेते हैं थोड़ा सा और अच्छा लगेगा ये तो पीछे की तरफ चला जाता है ठीक है ये आपको दिखाई देगा और इसके पीछे एनर्जी डायग्राम हमने देखा था ऑसिलेशन हो रहे थे इस प्रकार से एक एनर्जी डायग्राम बनता है और एनर्जी डायग्राम के अंदर जो पहली एनर्जी आती है वो क्या है न्यू इज इक्वल टू 0 और फिर न्यू इज इक्वल टू 1 फिर न्यू इज इक्वल टू 2 फिर न्यू इज इक्वल टू 3 और इस प्रकार से न्यू इज इक्वल टू 4 तक देखते हैं तो न्यू इज इक्वल टू 0 के रिलेटेड एनर्जी क्या होगी 0 रखो बताइए अगर 0 रखते तो क्या होता है हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन हाफ ओमेगा ऑसिलेशन ठीक है ना इसको बोलते हैं हाफ फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिव फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं इसको वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आल्सो कॉल्ड इसी कंडीशन में कह सकते हैं कि जब क्वांटम नंबर 0 है यानी वो बिल्कुल हमने उस क्वांटम नंबर की वैल्यू म्यू की वैल्यू 0 कर दी है तो ऐसी कंडीशन में बिना किसी एनर्जी दिए कोई एनर्जी बाहर से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं फिर भी बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशन चलते रहते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि द लोएस्ट एनर्जी या इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आपकी एनर्जी या देने से पहले या किसी प्रकार कोई एनर्जी हमने नहीं दी है तो ऐसी कंडीशन में भी कुछ ना कुछ बॉन्ड एनर्जी रखता है इस एनर्जी को बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी और 0 पॉइंट एनर्जी वो एनर्जी है जो कि बिना किसी बाहर देने के इन द रेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द एटम atomic bond have some energy that is called 0 point energy ठीक है ना इसको हाफ क्या है 0 point एनर्जी है जब किसी प्रकार की कोई एनर्जी भी देते हैं फिर भी कुछ ना कुछ खुद एनर्जी रखता है ठीक है ना वो एनर्जी कभी भी किसी भी बॉन्ड की 0 नहीं होती है ये कहना था ठीक है आगे चले इस प्रकार से उसके बाद में क्या आएगा भाई बताइए तो इस प्रकार से ये आ गया V1 रखेंगे तो क्या आएगा 3/2 अब 5/2 5/2 अब 5/2 अब 7/2 सही है ठीक है इस प्रकार से इसके अंदर अल्टरनेट है मतलब इवन और नंबर के अंदर ये चलता रहेगा हाफ 3/2 5/2 7/2 9/2 और नंबर के अंदर ये हाफ की फ्रीक्वेंसी या इसके रूप में इसकी एनर्जी चलती रहेगी अब दो का डिफरेंस अब देख रहे हैं अपन क्या इधर एनर्जी है ठीक है ना और यहाँ पे इसका RQ उसका बॉन्ड लेंथ थी अब देखा आपने देखा क्या देख रहे हो डिफरेंस इसके बीच में फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या आया था 3/2 ओमेगा ऑसिलेशन और माइनस क्या था हाफ ओमेगा ऑसिलेशन कीजिए दोनों के बीच में माइनस कितना आएगा जल्दी करिए ओमेगा बार ऑसिलेशन ओमेगा बार तो क्या आ गया केवल ओमेगा बार ओमेगा बार 3/2 में साफ गया तो ओमेगा बार ऑसिलेशन तो ओमेगा बार ऑसिलेशन मिलता है इसका मतलब इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है ओमेगा बार ऑसिलेशन इन दोनों के बीच में क्या आएगा ओमेगा बार तो हर किसी ओमेगा बार में जितने भी एनर्जी गैप हैं उन सब एनर्जी गैप के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है ओमेगा बार ऑसिलेशन दिस इज कॉल्ड आइडियल कंडीशन फॉर द वाइब्रेशन क्या है क्या बोलेंगे इसको आइडियल वाइब्रेशंस क्या किसी मॉलिक्यूल के अंदर आइडियल वाइब्रेशन हो सकते हैं कि हम उसको कहीं तक भी खींच सकते हैं कहीं तक भी छोड़ सकते हैं ऐसा हो सकता है नहीं कभी ना कभी तो बॉन्ड क्या हो जाएगा टूट जाता है टूट जाएगा तो बस हम जो है ज्यादा से ज्यादा एक जो इसे बोलते हैं एन हार्मोनिक क्या बोलते हैं इसको एन हार्मोनिक 10% से ज्यादा किसी बॉन्ड को हम खींच नहीं सकते
10% से ज्यादा खर्चोगे तो उसको ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होने के कारण क्या हो जाएगा, हार्मोनिक जो ऑसिलेशन हो रहा था आराम से, बिल्कुल हार्मोनिक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे मोड्स कर्व बोलते हैं। अब उसका अगर हम ज्यादा खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, एन हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है ना। तो एन हार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर जो गैप है, ये गैप जो है वो चेंज हो जाएंगे, सिमिलर नहीं रहेंगे, गैप हमेशा धीरे धीरे ऊपर ज्यादा कम ज्यादा होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो उस एन हार्मोनिक में गैप सिमिलर नहीं रहते, लेकिन हार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर, आइडियल वाइब्रेशन के अंदर गैप हमेशा करेंगे कांस्टेंट। यहां तक समझ में आया सबके? यस, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यस सर। यहाँ तक क्लास इसको